ये बात थोड़ी अजीब नहीं है। ईरान की जंग तो इजराइल और अमेरिका से है, तो फिर वो कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम मुल्कों पर मिसाइलें क्यों दाग रहा है? यह सवाल आजकल हर जगह सुर्खियों में है, लेकिन इसका जवाब वो आज की पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि इतिहास में छिपा है। तो चलिए इस पूरी उलझन को समझने के लिए जरा इतिहास में सफर करते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे बाहरी ताकतों ने इसकी नींव रखी और फिर कैसे एक बड़ी गलती ने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। देखिए, आज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। ईरान खुलेआम कहता है कि उसकी लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है, लेकिन मिसाइलें गिर रही हैं अरब देशों की जमीन पर। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और यही वो अहम सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देशों पर क्यों हमला कर रहा है जबकि उसका दुश्मन कोई और है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें ईरान के नजरिए को समझना होगा। तो ईरान का कहना है कि उनके निशाने पर अरब देश हैं ही नहीं, बल्कि उन देशों के अंदर मौजूद अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री बेस है। अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर अगला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन मुस्लिम देशों में अमेरिका के ये सैन्य ठिकाने कर क्या रहे हैं? इन ठिकानों की कहानी समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब सीधा पहले वर्ल्ड वॉर के अंत में, जब मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत वो खत्म हो गई और उनकी जगह ले ली ब्रिटिश एम्पायर ने। लेकिन अंग्रेजों को एक बात अच्छे से पता थी कि अरब के लोग किसी विदेशी को अपना राजा तो कभी नहीं मानेंगे। तो कंट्रोल बनाए रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही चालाक तरकीब निकाली, और ये तरकीब थी कठपुतली राजा की। मतलब ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता था कि स्थानीय अरब शासक ही अपने देश चला रहे हैं, लेकिन असल ताकत थी ब्रिटिश एम्पायर के हाथों में। उन्होंने पूरे इलाके में अपने मिलिट्री बेस बनाए और सारा कंट्रोल वहीं से होता था। ये राजा तो बस नाम के थे, असली लगाम अंग्रेजों के पास ही थी। तो कई सालों तक तो ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन फिर आया दूसरा वर्ल्ड वॉर और उसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश एम्पायर की ताकत कम हो गई और दुनिया के मंच पर एक नई सुपर पावर ने एंट्री ली, अमेरिका। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की हालत खस्ता हो गई और उन्हें अपने ठिकाने छोड़ने पड़े। उनकी खाली की हुई जगह को भरा अमेरिका ने। शुरू में तो अमेरिका सिर्फ तेल के कुओं की हिफाजत के लिए छोटे मोटे बेस बना रहा था। सऊदी अरब के शाह फैसल जैसे नेताओं ने इसका काफी विरोध भी किया। उनके टाइम में अमेरिका का सिर्फ एक ही बेस था, लेकिन उनकी मौत के बाद अमेरिका के लिए मानो विस्तार का रास्ता ही खुल गया। अमेरिका चाहता तो था कि वो बड़े और परमानेंट ठिकाने बनाए, लेकिन उसे एक बहाने की जरूरत थी, और वो बहाना उन्हें सद्दाम हुसैन के रूप में मिला। हुआ ये कि सद्दाम ने ईरान के साथ 8 साल लंबी जंग लड़ी थी, जिसके लिए उसने कुवैत जैसे अरब देशों से करीब $60 बिलियन का कर्ज लिया था। जंग खत्म होने के बाद सद्दाम ने वो कर्ज चुकाने से साफ मना कर दिया। अब जवाब में कुवैत ने क्या किया? उन्होंने तेल का प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया कि कीमतें धड़ाम से नीचे आ गई। इससे सद्दाम की इकोनॉमी तबाह होने लगी, और बस इसी गुस्से में आकर सद्दाम ने कुवैत पर हमला करने का मन बना लिया। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम को सिर्फ एक ही डर था, अमेरिका का। तो उसने अमेरिकी एम्बेसडर से मुलाकात की, और कहा जाता है कि उस मीटिंग में एम्बेसडर ने ये कह दिया कि ये तो आप अरबों का आपसी मामला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। अब सद्दाम के लिए तो ये एक तरह से हरी झंडी थी। और अमेरिका से ये इशारा मिलते ही सद्दाम ने कुवैत पर हमला बोल दिया और सिर्फ 2 दिनों में पूरे देश पर कब्जा कर लिया। उस वक्त सद्दाम अरब दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर बन गया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया, अमेरिका का पूरा गेम ही बदल गया। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करके दूसरे अरब शासकों को डराना शुरू कर दिया कि देखो, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। अब घबराए हुए शासकों ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने कहा, ठीक है, मदद करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, हमें अपनी जमीन पर बड़े और परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दो। और डर के मारे सभी अरब शासक इस बात के लिए मान गए। और बस इसी तरह अमेरिका ने हमेशा के लिए अरब दुनिया में अपने पैर जमा लिए। सद्दाम तो कुवैत से चला गया, लेकिन अमेरिकी फौज वहीं की वहीं रह गई। तो सवाल ये है कि पिछले 30 सालों में इन ठिकानों का इस्तेमाल आखिर हुआ किस लिए है?
इन ठिकानों का इस्तेमाल 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए हुआ, सद्दाम को हटाने के लिए इराक पर हमला करने के लिए हुआ, सीरिया पर बमबारी करने के लिए और येमेन में इजराइल के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए भी हुआ। मतलब इन बेसिस ने अमेरिका को पूरे इलाके पर एक तरह का कंट्रोल दे दिया है और जाहिर है ईरान इन्हें अपने लिए एक सीधा खतरा मानता है। तो अब इस सारी जानकारी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इस पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखने के बाद ईरान के हाल के हमले अब ज्यादा समझ में आने लगते हैं। ईरान ने बहुत सोच समझकर इन ठिकानों को निशाना बनाया है। जैसे कुवैत में उन्होंने अमेरिका के एक बड़े लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस को उड़ा दिया, इराक में एक फ्यूल जेट को तबाह किया, कतर में $1 बिलियन का रेडार सिस्टम बर्बाद कर दिया और सऊदी अरब में तो 5 बड़े अमेरिकी विमानों को नष्ट कर दिया। ये सारे हमले सीधे सीधे अमेरिकी मिलिट्री संपत्ति पर थे। लेकिन कहानी में एक और पेच है। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ फौजी ठिकानों पर हमला कर रहा है, पर जब कभी आम लोगों के इलाकों में हमले होते हैं तो ईरान साफ मना कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि ये फॉल्स फ्लैग हमले हो सकते हैं, मतलब हमले करे कोई और इल्ज़ाम ईरान पर डाल दिया जाए ताकि मुस्लिम देशों को आपस में ही लड़ाया जा सके। तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन की भी जंग है। और इस मामले में ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनके सुप्रीम लीडर ने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक ये अमेरिकी ठिकाने इन मुस्लिम देशों में मौजूद रहेंगे, ये जंग जारी रहेगी। उनके लिए ये ठिकाने सिर्फ अमेरिकी नहीं बल्कि इजरायली हितों की भी रखवाली करते हैं और ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो दशकों पहले लिए गए फैसलों और विदेशी फौजी मौजूदगी का सीधा नतीजा है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। विदेशी ठिकानों पर बने इस इलाके का भविष्य क्या होगा और क्या यहाँ कभी हमेशा के लिए अमन का कोई रास्ता निकल भी पाएगा?